हिंदी 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 विश्व भगिनी कहलाए हिंदी, हिंदी 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 भारत का मान बढ़ाए हिंदी। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा के उपयोग और प्रसार पर परिचर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हिंदी की वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती शिवानी दासगुप्ता जी। शिवानी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में शिवानी दासगुप्ता जी जो वरिष्ठ हिंदी शिक्षिका हैं, हम उनसे आज परिचर्चा कर रहे हैं हिंदी विषय पर। और सबसे पहले शिवानी जी, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ पली बढ़ी, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, अपने विषय में कुछ बताएं। मेरा जन्म रायगढ़ में ही हुआ। मैं रायगढ़ में ही पली बढ़ी। मेरी शिक्षा भी रायगढ़ में ही हुई। स्कूलिंग, कॉलेज सब मैंने यहीं से ही पूरा किया। रायगढ़ में ही मैंने पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका की भूमिका भी मेरी यहीं से ही शुरुआत हुई। ये 1996 से 98 तक मैंने रायगढ़ में ही पहली जो मेरी अध्यापिका का एक जो रोल है, एक भूमिका है, जो मैंने यहीं से एक शुरुआत की। फिर मैं यहाँ से रायपुर चली गई। रायपुर से 13 वर्ष बाद मैं वापस रायगढ़ आई, फिर से वही भूमिका निभाने के लिए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है शिवानी जी कि आपका जन्म भी यहीं हुआ और आपने शालाई विद्या और महाविद्यालयीन विद्या भी यहीं से प्राप्त की, और साथ में आपकी कर्म भूमि भी रायगढ़ ही रही है। और आप रायपुर जाने के बाद विवाह के पश्चात पुनः आप रायगढ़ आई और आपने अपना करियर या कहें अपनी जो शिक्षण का जो दौर है वो फिर से यहाँ आकर शुरू किया। चलिए, ये हर किसी के नसीब में नहीं होता है कि जहाँ जन्मभूमि हो वहीं कर्म भूमि हो, पर ये आपकी खुशनसीबी हम कह सकते हैं। जब आपने शुरुआत की शिक्षा देने की बच्चों को, तो आपने कहाँ से ये शुरुआत की, किस तरीके से आपने शिक्षण को चुना और किस शाला से आपने शुरुआत की और किस विषय की शिक्षिका बनकर आपने अपने शिक्षण करियर की शुरुआत की? पढ़ाने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। वो एक शौक़ था, लेकिन मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं इसको करियर के रूप में आगे चुनूंगी और ये मेरे भविष्य में कुछ ऐसा काम आए, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। लेकिन मेरे कदम हमेशा आगे ही बढ़े कि मैं पढ़ाऊँ। पढ़ाने में मुझे बहुत ज़्यादा रुचि थी, इस वजह से भी मैं इसमें जुड़ी। जैसे ही मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म की तो मुझे बाल मंदिर, यहाँ रायगढ़ में ही बाल मंदिर सभी जानते हैं, सेठ किरोड़ीमल आदर्श बाल मंदिर, बहुत लोग यहाँ से पढ़ाई की हैं। और हमारे बैच में तो उस समय बाल मंदिर का बहुत अच्छा नाम था। तो उस स्कूल में मैंने पढ़ाई भी की और उसी स्कूल से मुझे ऑफ़र भी किया गया और उस स्कूल में मैंने 2 साल काम किए। अध्यापिका के रूप में मेरा एक बहुत ही अच्छा एक अनुभव रहा है वहाँ के बच्चों के साथ, वहाँ के अन्य शिक्षिकाओं के साथ। तो जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं उनके साथ साथ उनसे सीख भी रही थी और उन बच्चों को सिखा भी रही थी। वाह, मतलब ये एक प्रशिक्षण भी आपका वहाँ से हुआ, शिक्षण भी वहाँ से हुआ। ये बहुत अच्छी बात है शिवानी जी। आगे मेरा प्रश्न ये है शिवानी जी आपसे कि जब आपने शिक्षण को चुन लिया, उसमें हिंदी भाषा का चुनाव आपने किया कि आप इस विषय को पढ़ाएंगी। हालांकि हमारी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार भी हमारा चयन किया जाता है, किंतु आपने हिंदी भाषा को चुना, इसके पीछे क्या कारण है? मेरा जन्म बंगाली परिवार में ज़रूर हुआ है, लेकिन एक कहते हैं ना कि जहाँ पर बस जाओ तो वहाँ की भाषा, वेशभूषा सब कुछ हम ग्रहण करते रहते हैं। जी, मैंने भी किया। मैं बंगाली होने के बावजूद भी हमारे जो टोन है, तो वो जो टोन बंगाली का शायद हम लोगों में कम दिखाई देता है। जहाँ तक मुझे लोग कहते हैं कि आप जो हिंदी बोलती हैं तो आपको नहीं लगता, आपको देखकर लगता है बंगाली हैं, लेकिन हिंदी जब बोलती हैं तो नहीं लगता कि आप बंगाली हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रशंसा है मेरे लिए। लेकिन मैंने हमेशा हिंदी को इसलिए चुना, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी भी हूँ, हिंदी माध्यम रहा है मेरा पढ़ने का, हर विषय मेरा हिंदी ही रहा है। तो हिंदी का जो एक मूल, जो भाषा का जो मूल है, वो हिंदी एक संस्कृत से शुरू होकर के हिंदी में आए हम, और हिंदी को हम लोगों ने अपने जीवन का बहुत अच्छा एक आधारशिला मानकर हम आगे बढ़ते रहे हैं। तो हिंदी में मेरी रुचि हमेशा रही है। और हम जब हिंदी सीखा करते थे, एक छोटी छोटी मात्रा के लिए हमें बहुत हम लोगों को सिखाया जाता था कि कहीं कोई गलती ना रह जाए, कोई त्रुटि ना रह जाए।
तो उसकी वजह से मैं हमेशा हिंदी के जो मात्राओं में विशेष ध्यान दिया करती थी, सब कोई देते थे, लेकिन इस वजह से मैं हिंदी से और ज़्यादा जुड़ती थी कि हाँ, हमें हिंदी को बहुत अच्छे से ही पेश करना है, आगे बढ़ाना है। और इस तरह से हिंदी के लिए मैं बहुत ज़्यादा जागरूक भी रही हूँ। और हमारे घर में जो है एक बंगाली माहौल, उससे मैं निकल करके हम हिंदी से ज़्यादा जुड़ते रहे। आप शिक्षिका हैं हिंदी की शिवानी जी, और हिंदी आप इतने वर्षों से पढ़ा रही हैं। लगभग कितने वर्ष हो गए आपको पढ़ाते? मुझे पढ़ाते 14 वर्ष हो गए हैं। 14 वर्ष, वाह! इतने वर्षों का आपका अनुभव रहा है शिवानी जी, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 2 पीढ़ियाँ आपने पढ़ा ली, क्योंकि अगर हम जनरेशन की बात करें, पीढ़ी की बात करें, तो 5-7 सालों में, 10 सालों में पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। तो आपने 2 पीढ़ियों को पढ़ाया है। पहले की पीढ़ी, यानी कि हम आज से लगभग 10 साल पहले की अगर हम बात करें, उन बच्चों में हिंदी सीखने की क्षमता और उनकी रुचि, और वर्तमान बच्चों में सीखने की क्षमता और रुचि के बारे में आप क्या कहेंगी? किस तरह से अंतर आया है उनके सीखने में और रुचि में? क्या आपका अनुभव रहा है? पहले की हिंदी की पढ़ाई में, पहले हिंदी माध्यम ही हुआ करता था। पढ़ाई का जो माध्यम था पूरा हिंदी ही होता था। अभी है अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से वो पढ़ाई और अब की पढ़ाई में काफ़ी फ़र्क आ गया है, जिसकी वजह से बच्चों की जो रुचि है वो अंग्रेजी में ज़्यादा, सारे विषय पढ़ने की वजह से उनकी रुचि ज़्यादातर अंग्रेजी में होती है। हाँ, और प्रतियोगिता का दौर भी है शिवानी जी। अभी बच्चों को ये भी लगता होगा कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो हम राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर खुद को खड़े कर पाएंगे, ऐसा भी माना जाता है। तो एक ये कारण भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। पर आप अनुभवी हैं, आपने देखा है बच्चों में वो परिवर्तन, तो ये परिवर्तन का मूल कारण आप किसको मानती हैं? ऐसे देखा जाए तो सभी भाषाएं अपने आप में महान होती है। हमारी हिंदी भाषा तो कहने से प्राचीन भाषा है, तो बच्चे अभी हिंदी से जुड़ने के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो कमज़ोर पढ़ रहे हैं। वो हो सकता है अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ने की वजह से होता है कि वो मात्राओं को समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं। हाँ, क्योंकि सभी विषय वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी में सभी विषय को पढ़ रहे हैं। मात्र एक विषय ऐसा होता है जिस पर वो हिंदी पढ़ते हैं, जबकि हिंदी माध्यम में और पहले की पढ़ाई में सभी विषय हिंदी से ही पढ़े जाते थे और हिंदी में ही लिखे जाते थे। तो एक कारण इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का ये होता है कि बाकी विषय इंग्लिश में, चाहे वो सामाजिक अध्ययन हो या बाकी विषय विज्ञान हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और सिर्फ एक विषय जो है वो हिंदी में पढ़ रहे हैं। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ शिवानी जी कि ये बहुत बड़ा कारण है। 6-8 लगभग विषय होते हैं और सब मात्र विषय वो हिंदी पढ़ते हैं, बाकी सभी इंग्लिश में। ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस समस्या के निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इंग्लिश भी ज़रूरी हो गई है। कहते हैं ना कि अभ्यास ही इंसान को पूरी तरह से परिपक्व बनाता है। तो अभ्यास ज़रूरी है। जो आजकल नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो वो अभ्यास की कमी के कारण बच्चे इस चीज़ को, ये बच्चे क्या कोई भी, उसकी वजह से वो हिंदी को ज़्यादातर कठिन समझने लगे हैं। और हमारे हिंदी में वर्णमाला में 52 अक्षर हैं। तो 52 अक्षर, आप सोचिए अंग्रेजी के 26 अक्षर को लेकर और हमारे हिंदी में 52 अक्षर को लेकर वो दुविधा में पड़ जाते हैं, यानी उन्हें कठिन लगता है। ये भाषा कठिन लगती है। और वर्तमान जो परिवेश है हमारा, उसमें ज़्यादातर अंग्रेजी का इस्तेमाल भी हो रहा है। वो सरल लगने लगा है। तो वो सरल लगने लगी है। स्कूल में भी, मतलब शाला में बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं और इंग्लिश में पढ़ते हैं। घर के बाहर भी अब वो माहौल हो गया है कि इंग्लिश का प्रचलन अधिक हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये कारण है अंग्रेजी से बच्चों को दूर भागने का, यानी 52 अक्षर उन्हें ज़्यादा लगने लगे हैं। चलिए, अब प्रोग्राम में हमारे समय हो चला है एक क्विज में एक प्रश्न पूछने का, और श्रोता जो हमें सुन रहे हैं हम उनसे प्रश्न पूछते हैं और हम आपको फिर से याद दिला दें 7024142316 में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, प्रश्न आप नोट कर सकते हैं और अगर आपको उसका उत्तर आता है तो फटाफट से हमें आंसर भेजें। प्रश्न है, दुनिया की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? श्रोताओं, हम दोहराते हैं प्रश्न को, दुनिया की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर फटाफट से हमें व्हाट्सअप करें और हम परिचर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न यही है शिवानी जी कि स्कूल में बच्चे मजबूर हैं
अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ना, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना उनकी आवश्यकता भी है और मजबूरी भी है। उनको प्रतियोगिता में भी खड़ा होना है वैश्विक स्तर पर, उन्हें अंग्रेजी आनी भी चाहिए और अंग्रेजी तो हमारे लिए एक विदेशी भाषा है जिसे हमको सीखना पड़ेगा। हिंदी वो भाषा है जिसे हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती, हम जन्म से ही उसे सीखना शुरू कर देते हैं। तो वो सोचकर इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लेते हैं और प्रवेश लेकर के इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। वहाँ तक फिर भी ठीक है। स्कूल से बाहर भी या कॉलेज से बाहर भी या अपने परिवार में भी अब हम आमतौर पर देखते हैं माता पिता भी आपस में अंग्रेजी में बात करते हैं और शायद वो वैसा बात करने में उन्हें अच्छा भी फील, कई लोगों को बहुत अच्छा अनुभव होता है, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जो आपने रुतबा की बात कही कि बहुत अच्छा रुतबा एक महसूस होता है, तो ये कहाँ किस हद तक सही है और क्या ऐसा एक परिवेश बनाना उचित है और इसमें माता पिता का क्या योगदान है? माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी में बात करे। हाँ। क्यों? हमारा बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है, अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसका पूरा प्रभाव जो है वो उसके हर चीज में दिखना चाहिए। वो हम वैसा समाज भी बना रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। तो इसकी वजह से हम अंग्रेजी को इतना ज्यादा माने प्रोत्साहित कर रहे हैं और वैसे ही धीरे धीरे हम हिंदी से पीछे हटते जा रहे हैं। समय की मांग को हम अपनी आवश्यकता बना ले रहे हैं, अपनी मजबूरियां बना ले रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं है और किसी ने नहीं कहा है कि आपको सिर्फ अंग्रेजी ही आनी चाहिए। हिंदी भी आ सकती है और भी कोई भाषा आपको आ सकती है, लेकिन अंग्रेजी जानना ही लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि मैंने ऐसा देखा है शिवानी जी, कई जगह पे फ्रेंच और स्पेनिश भी लोग सीख रहे हैं। तो आकर्षण दूसरी भाषाओं पे अच्छी बात है, लेकिन बात यही है कि अपनी मातृभाषा को भूलते हुए ये आकर्षण एक सीमित रहे तो ये ज़्यादा उचित है, बच्चों के भविष्य के लिए भी और हमारे देश के भविष्य के लिए भी। जिस परिवार में इंसान जन्म लेता है वहाँ जो अपनी मातृभाषा सीखता है उस पर एक अधिकार होता है हर बच्चे का। बिल्कुल, हाँ। उस परिवार का। और जब हम धीरे धीरे समाज में आगे बढ़ते हैं तो हम उस समाज में बातचीत कर रहे लोग, जैसे कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है, तो वो उसका दायरा बढ़ने लगता है। हम बाहर जाके मातृभाषा के साथ साथ हम राजभाषा बोल लीजिए, हम हिंदी हम राजभाषा है जी, तो उस भाषा से जुड़कर लोगों से हम एक संपर्क स्थापित करते हैं, जिसकी वजह से हम उस भाषा को भी अपनाते हैं। उसी तौर पर जो कि ज़रूरत भी है, लोगों से संपर्क भी स्थापित करना है, समाज में एक स्थान भी बनाना है, तो वो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है ना कि वो हमारी एक ज़रूरत नहीं है, वो हमारी पहचान है कि हम एक राष्ट्र से बंधे हुए हैं। ये कोई नगर और ये कोई गांव है इसकी बात नहीं है, ये राष्ट्र की बात है, वो हमारी पहचान है। इसको भूलना नहीं चाहिए और लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे अंग्रेज़ी आती है या मुझे हिंदी नहीं आती है या मुझे हिंदी आती है तो मैं वहाँ अंग्रेज़ी में बात करूँ। तो ये जो तुलनात्मक चीजें हैं हो रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। स्पेनिश सीखिए, जर्मन सीखिए, सब भाषा सीखिए। भाषा सीखने में कोई भी सीमा नहीं है, असीमित है। हाँ, इतनी भाषाएं 22 तो हमारी भाषाएं, हाँ, जितनी संवैधानिक जो संविधान में उल्लेख जिनका किया गया है वो 22 भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं। हमारे खुद देश में जब इतनी भाषाएं हैं सीखने के लिए, खैर ये अपनी अपनी, मुझे लगता है शिवानी जी की अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी आवश्यकता है, किंतु और परंतु हिंदी को छोड़ना या भूलना किसी भी नज़रिए से उचित नहीं लगता है। नहीं। और शिवानी जी, क्रम में इस प्रोग्राम के मुझे याद आ रहे हैं, मैं आप शिक्षिका के साथ साथ आप कुछ कविता भी लिखती हैं, आप खुद की रचनाएं भी करती हैं, तो आपकी लिखी हुई कोई रचना हम ज़रूर चाहेंगे इस मंच के माध्यम से अपने श्रोताओं को सुनाना। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा तो नहीं लिखती, कोशिश किया है मैंने कि शायद आपको अच्छा लगे। हर एक लेखक कवि सभी यही कहते हैं शिवानी जी, और जब वो पढ़ते हैं अपनी रचनाएं ना तो बिल्कुल मन को छू जाती है सारी पंक्तियाँ। और मुझे विश्वास है कि आप जो भी कहेंगी ना, ये हिंदी भाषा की क्योंकि बात है, तो आपकी लिखी हुई हर पंक्तियाँ जो हिंदी में हैं वो स्वतः ही हमारे मन में घर कर जाएंगी। स्वागत है आपका। जी, आज हिंदी दिवस है तो हिंदी के ऊपर ही मैंने कुछ लिखा है, शायद आप सबको पसंद आए। संस्कृत सब भाषा की जननी, सुता है उसकी हिंदी, अलंकार से अलंकृत है, नवरस की खान है हिंदी। गद्य पद्य साहित्य दोहा,
छंद और कविता की प्राण है हिंदी। व्याकरण का गहन ज्ञान ही सबको बनाता प्रज्ञान हिंदी। हिंदी है पहचान हमारी, गर्व हमारी, शान हमारी। हिंदी है तो हम हैं, यह तो है राजभाषा हमारी। हिंदुस्तान गौरवान्वित है हिंदी से, जन जन की भाषा है हिंदी। 52 अक्षरों की माला, सब लोगों की आन है हिंदी। वाह शिवानी जी, आपने कहा कि बस ऐसे ही कुछ लिख लेती हूँ, आपने तो हमारे देश के गौरव को चंद पंक्तियों में आपने इस तरीके से पिरोया है कि सचमुच मतलब लाजवाब आपने लिखा है शिवानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हिंदी भाषा अपने आप में, इसके शब्द ऐसे होते हैं ना कि सुनते ही एक अपनत्व का भाव, एक अपनापन सहज ही आ जाता है हमारे मन में। श्रोता, और अब इसी खूबसूरत कविता के बाद फिर से समय हो चला है एक क्विज का, और दूसरा प्रश्न हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से पूछने जा रहे हैं। और ये दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है? वह कौन सी लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है? और आपको हमारा नंबर तो याद ही होगा, 7024142316। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर हमें तुरंत इसी समय भेज सकते हैं। हम अपने श्रोताओं का नाम, जो हमें सही उत्तर भेजेंगे, उनका नाम हम घोषित करेंगे कल शाम 4 बजे हमारे प्रोग्राम दिल मांगे मोर में। आप सुन रहे हैं रायगढ़ का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो धूम 89.6 FM। आवाज हमारी। और अब आइए बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे, और हम आपको फिर से याद दिला दें, आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ हिंदी शिक्षिका श्रीमती शिवानी दासगुप्ता जी। देखिए, हिंदी हमें बोलनी तो आती है क्योंकि हम हिंदी भाषी देश में हमने जन्म लिया है और हिंदी सीखना हमारे लिए आम बात है। अगर ख़ासतौर पे हम बातचीत की बात करें, यानी कि मौखिक हिंदी की बात करें, लेकिन आप शिक्षिका हैं, आप बच्चों को हिंदी लिखते हुए भी देखती हैं। आपका अनुभव ऐसा है कि हम तो आमतौर पर सिर्फ सुनते हैं बच्चों को या लोगों को, आप लिखते हुए भी देखती हैं। तो क्या लेखनी में भी उसका प्रभाव पड़ा है? अंग्रेजी में माध्यम में पढ़ते हुए क्या लेखनी में भी उनको विदेशी भाषाओं का असर है, वो दिखता है? बिल्कुल दिखता है। बच्चे जब हिंदी लिखते हैं तो हिंदी इसलिए कठिन लगता है कि मात्राओं में उनको बहुत दिक्कत आती है। वो अंग्रेजी इसलिए सही कर पाते हैं, जैसे उनको एक छोटा सा गीत भी लिखना रहता है तो वो हिंदी गानों को हिंदी में ना लिखकर व्हाट्सएप टाइप जैसे वो इंग्लिश में बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि अगर मान लीजिए कि माया लिखना है तो म में आ की मात्रा या मैं आ की मात्रा नहीं लिखकर MAYA, हाँ, अक्षर से ही पूरा शब्द बन जाता है। जैसे वो लिखते हैं, वो इंग्लिश में तो लिख लेते हैं गाने को, बिल्कुल, लेकिन गाते भी वो वैसे ही हैं। हम कहते हैं जान, वो फिर जान ही बोल पाते हैं। हाँ, क्योंकि JAA या JA जा होता है, वो जान बोलते हैं, और N लिख दो तो वो जान हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, ये हिंदी की कुछ बारीकियां आप हमें बताइए शिवानी जी, किस तरीके से हर एक मात्रा का अपना एक स्थान है और कैसे उसे पढ़ा जाता है। हर एक मात्रा में थोड़ा सा पढ़ने में भी अगर या लिखने में भी गलती हो जाए तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस विषय में हमें कुछ बताइए। ये जो है, हम अपने समय की बात कर रही हूँ मैं, कि जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे में इमला तो सबसे जानते हैं, श्रुतलेख। हाँ। तो श्रुतलेख से हम लोग इमला चीज को ज्यादा पहचानते हैं। हाँ। इमला 10 रोज का एक टाइम टेबल था कि हमको 10 शब्द बोलेंगे, 10 शब्द डेली लिखना है। जितनी गलतियां हैं उसको 10-10 बार लिखना है। मात्रा में गलती हो, चाहे अक्षर में गलती हो, चाहे किसी चीज में गलती, मतलब गलती है। बिल्कुल। हाँ। और एक होता था जिसमें हम पूरा वाक्य को 10 लाइन की वाक्य वो डिक्टेट करना, जिसको आप कहते हैं श्रुतलेख में बोलना। उसके बाद हम उसको लिखते थे। उसमें जितनी गलतियां निकलती थी उसको भी हम 10-10 बार लिखते थे। कई बार तो ये सिलसिला इतना बढ़ जाता था, जब गलतियां ज्यादा होती थी तो हमारे शिक्षक शिक्षिका कहते हैं कि 100 बार लिखो। 100 बार ये लिखो। समय भी होता था। इसकी वजह से ही शायद हम कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लगता है कि उस अभ्यास के कारण आज हमसे गलतियां, त्रुटियां कोशिश करते हैं कि ना हो, और होती भी हैं तो कम होती हैं। हाँ। तो ये वही अभ्यास नहीं है। बच्चों को मात्रा लिखने में तो दिक्कत होती ही है, लेकिन वो मात्राओं को समझना नहीं चाहते। सरल तरीके से समझाती हूँ क्लास में कि हर मात्रा का अपना एक समय होता है। बिल्कुल सही है। छोटी की मात्रा में हम कम समय लगाते हैं, बड़ी की मात्रा में हम ज्यादा समय लगाते हैं। समय का ही एक है, हम वो बच्चे उस समय को समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल। जैसे कि अब फूल है तो
अगर फ में बड़ा ऊ की मात्रा और ल लिखा जाए तो वो फूल होगा, और फ में छोटू की मात्रा और ल लिखा जाए तो फूल हो जाएगा। तो वो इंग्लिश का फूल अंग्रेजी का फूल हो जाएगा। मात्राओं से हिंदी भाषा में मुझे ऐसा लगता है शिवानी जी कि अर्थ भी बदल जाता है कई बार। और जो आपने समय की बात कही बिल्कुल सही है। ये जब जब बड़ी या बड़ा ऊ की मात्रा होती है तो ज़्यादा समय हम उसको, मतलब कुछ समय ज़्यादा होता है छोटी की मात्रा से, और ये समझ भी, बारीकियां जो हैं वो हमारी भाषा में हैं, और ये बारीकियां बच्चों को आनी चाहिए। एक हिंदी शिक्षिका होने के नाते ये सब बारीकियां सिखाने में आपका कैसा योगदान होता है? आप किस तरीके से उनको सिखाती हैं? क्या बच्चे सीख पाते हैं? बहुत कोशिश करती हूँ कि बच्चे इस चीज़ को सीखें, वो कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते, करते हैं। उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ जो वो कह रहे हैं उसको हमको सुनना, और वो उस कक्षा में तुरंत वो चीज़ को पूरा फर्क बताते हुए, अलग अलग कैसे होता है, उदाहरण देते हुए कि कैसे करना है। एक होता है किला, एक होता है कीला। हाँ हाँ हाँ, फर्क है, दोनों में अंतर है। सिर्फ छोटी और बड़ी की मात्रा में फर्क है, लेकिन दोनों के अर्थ भी अलग है। अर्थ भी अलग है, लेकिन वही चीज बच्चे नहीं समझ पाते हैं। दिन, दीन, हाँ, दोनों में बहुत अंतर है ना? सही है। और जैसा हम लिखते हैं वैसा हम पढ़ते हैं। अगर हम गलत लिखते हैं तो हम गलत ही पढ़ेंगे। ये भी बात सही है। अगर आपने दीन को दिन लिख दिया या दिन को दीन लिख दिया तो अर्थ तो बदल ही जाएगा, और हम उच्चारण भी फिर उसी तरह से करेंगे जैसा हम लिखते हैं। और शब्दों को खासकर जो अक्षर होते हैं, हमारे 52 अक्षर हैं, उसमें भी श 3 प्रकार के हैं। बिल्कुल, स 3 प्रकार, स है, श है, श है, श है। बिल्कुल 3 प्रकार के श हैं, और हर जगह इसका अलग अलग उपयोग है। और उच्चारण तो सभी जो वर्णमाला में जितने अक्षर हैं सबका आना चाहिए। ये तो हमारी मूल मतलब हमारा मूल ज्ञान है हमारी भाषा का। तो ये समझ बच्चों में विकसित होनी ही चाहिए। और मुझे लगता है शिवानी जी इसमें माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जितना समय बच्चे स्कूल में होते हैं, शाला में होते हैं, उससे ज़्यादा समय बच्चे घर पे होते हैं। और अगर पालकों के मन में भी ये सोच है या उनकी ये मानसिकता है कि नहीं हम तो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा रहे हैं, हम इतना पैसा बच्चों को फीस के तौर पर बच्चों के लिए देते हैं, और तो अब अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा रहे हैं, हमारा बच्चा तो अंग्रेजी नहीं बोल रहा है। इस पे सोचना ठीक बात है, किंतु जहाँ हिंदी की आवश्यकता है वहाँ हिंदी पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए बच्चों को जितना अंग्रेजी पर दे रहे हैं। तो आमतौर पे मेरा जो अनुभव रहा है शिवानी जी, मैंने देखा है कि पालक जो हैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा है बच्चा, मेरा बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है, या तो बोल रहा है तो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, और जब अगर नहीं बोलता है तो बच्चों, मतलब पालकों को भी हीन भावना आ जाती है। तो ये गलत है। हीन भावना क्यों आनी चाहिए? एक बच्चा विदेशी भाषा सीख रहा है, सीख जाएगा धीरे धीरे, लेकिन बच्चों को अपनी मातृभाषा नहीं आना, ये इसमें हीन भावना होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं अंग्रेजी माध्यम में, लेकिन वो अंग्रेजी सीख रहे हैं, उसमें गलतियां करते हैं, मुझे दुख नहीं होता, लेकिन जब वो हिंदी में गलतियां करते हैं तो मुझे दुख होता है, ये सोच के कि ये तो हमारी भाषा है, बचपन से जन्म लिए हैं तब से वो ये भाषा सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, फिर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, फिर ये क्यों नहीं आती है। तो ये भावना पालकों में होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। पहले के जमाने में भी लोग विदेश जाते थे ना? जाते थे, बिल्कुल। वो भी वहाँ वो भी सीख कर गए हैं ना? सीख कर गए। वो तो तब तो इंग्लिश मीडियम तो था नहीं था, बिल्कुल। तो आज इतनी ज्यादा क्यों लोगों को हम दबाव डालते हैं बच्चों को, बिल्कुल, कि अंग्रेजी पढ़ेगा तभी तू विदेश जा पाएगा। हाँ, ऐसा नहीं, बल्कि हम देख रहे हैं विदेशों में भी हिंदी भाषा का प्रचलन बढ़ रहा है। बिल्कुल। लोग हिंदी सीख रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं। हाँ। मैंने हाल ही में कोई एक वीडियो देखा टेलीविजन पे भी, और मैंने सोशल मीडिया भी थोड़ा बहुत चलाती, तो उस पर मैंने देखा कि जो विदेशी लोग हैं वो संस्कृत के उच्चारण कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी प्राचीन भाषा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं बाहरी जो लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, और हम आकृष्ट हो रहे हैं वैसी भाषा के लिए, दूसरी भाषा के लिए। और फिर से वही दोहराना चाहूंगी शिवानी जी, सीखना गलत नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा को भूलना गलत बात है। बिल्कुल। तो जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, आशा करते हैं कि आप हमारी सारी बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि उसी पर आधारित हम प्रश्न भी आपसे पूछ रहे हैं। और प्रोग्राम के शुरुआत में, कार्यक्रम के बिल्कुल शुरुआत में मैंने हिंदी से संबंधित कुछ बातें बताई थी, उसी पर आधारित तीसरा प्रश्न मेरा ये है, हिंदी को आधिकारिक भाषा की पहचान कौन से सन में मिली? हिंदी को आधिकारिक भाषा की पहचान कौन से सन में
मिली? इस प्रश्न का उत्तर यदि आप जानते हैं तो फटाफट से हमें व्हाट्सएप करें 7024142316 पर। हम पुनः याद दिला दें, आप जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं और हमें अगर आप सही उत्तर भेजते हैं तो हम आपके नाम की उद्घोषणा करेंगे कल शाम 4 बजे हमारे प्रोग्राम दिल मांगे मोर में। परिचर्चा का ये दौर तो अभी और आगे जारी रहेगा शिवानी जी, लेकिन आपकी कृतियों में से, आपकी रचनाओं में से कुछ और रचना हम सुनना चाहते हैं। आपने और क्या लिखा है और किस आधार पर लिखा है, किस विषय पर लिखा है, आप हमें बताएं। और कब आप ये लिखती हैं, कैसे विचार आता है लिखने का? पर उससे पहले हम कविता सुनेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि आपने लेखनी कब से शुरू की, लेखन काम कब से शुरू किया। स्वागत है आपका। कविता है मैं कितना अमूल्य हूँ। कहने को तो पानी हूँ, शुद्ध है तो जल हूँ, बहने लगी तो धारा हूँ, झरनों का प्रवाह हूँ, पर्वतों का जल प्रपात हूँ, जैसे कोई हुंकार हूँ, प्यासे का जीवन हूँ, सबके लिए अनमोल हूँ, सब जानकर अनजान है कि मैं कितना अमूल्य हूँ। सरिता का वो स्रोत हूँ, ज्वार का प्रचंड शोर हूँ, जलाशय का मेघ पुष्प हूँ, सागर का सलील हूँ, आँखों का नीर हूँ, बह जाऊँ तो आंसू हूँ, जलधर का वाष्प हूँ, बरसे तो वर्षा हूँ, तभी तो सबका जीवन हूँ कि मैं कितना अमूल्य हूँ। ना किसी का निर्माण हूँ, ना किसी की बनावट हूँ, न ही मेरा रंग रूप है, ना किसी की सजावट हूँ। वृक्ष, पुष्प, प्राणी, धरती, इन सब की आस हूँ, सबके जीवन का आधार हूँ, साधारण हूँ किंतु खास हूँ। कहने को तो पानी हूँ, अमृत हूँ, जीवन हूँ, है ना मैं कितना अमूल्य हूँ। वाह, एक एक शब्द मतलब जल के मूल्य को बताता हुआ, जल की अहमियत को बताता हुआ आपकी कविता का एक एक शब्द बहुत ही सुंदर तरीके से आपने लिखा है। शिवानी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ये कलम हमेशा चलती रहे और आप ऐसी ही खूबसूरत कविताएं लिखती रहें, कलम कभी ना रुके। जी बिल्कुल, धन्यवाद। और जैसा कि आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और शिवानी जी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ का दिवस हमें याद दिलाता है कि कोई भी चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी अमूल्य है। हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य है याद दिलाना, स्मरण करना। तो हिंदी दिवस भी हमें ये स्मरण कराता है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी हमारी भाषा है और इसके महत्व पर, इसके उपयोग पर, इसके प्रचार प्रसार पर हमें काम करना चाहिए। ये विलुप्त ना हो जाए किसी दिन, इस पे हम हर भारतीय को काम करना चाहिए। ये दिन हमें हर बार ये याद दिलाता है। आपका क्या कहना है, क्या मत है आपके इस बारे में? भारतवासी होने के नाते हर भारतीय का कर्तव्य है कि सबको हिंदी भाषा पर पुरजोर कोशिश कर उसको और आगे बढ़ाएं। विदेशों में तो है ही, वहाँ लोग हिंदी को और हिंदुत्व को अपना रहे हैं। बिल्कुल। तो हम भी हम चाहते हैं कि हमारी जो ये भाषा है, जन जन की भाषा, आम लोगों की भाषा, ये राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई? बिल्कुल, ये एक प्रश्न है सभी भारतीय के मन में कि हिंदी भाषा मातृभाषा है किंतु राष्ट्रभाषा नहीं है। ये एक सवाल ऐसा उद्वेलित होता है हम सबके मन में कि हम जैसे अनेक लोगों के मन में, मुझे लगता है ये सवाल उमड़ता होगा कि हिंदी जब हमारी मातृभाषा है, हमारी राजभाषा है, आधिकारिक भाषा है, जिसे भैया अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, हर एक प्रशासनिक कार्य इसमें हो रहे हैं, किंतु राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे का कारण हम नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा क्या है। और लेकिन आपको क्या लगता है शिवानी जी, क्या मिलना चाहिए राष्ट्रभाषा का दर्जा? बिल्कुल मिलना चाहिए। सब देश की, हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। बिल्कुल, हाँ। हमारे देश की राष्ट्रभाषा अभी तक घोषित नहीं हुई। ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा और भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है और हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। किंतु अभी हम मातृभाषा अपनी माँ समझकर उनकी ममता के छाँव के तले हम खुद को समेटे हुए हैं और ये छाँव हिंदी माँ की हमें सदा मिलती रहे। भारत माँ की बिंदी जो है हिंदी हमेशा बनी रहे, यही हमारी कामना है। और इसी कामना के साथ हम एक और आपकी रचना सुनना चाहेंगे शिवानी जी। जी बिल्कुल, छोटी सी रचना है। स्वागत है। सृष्टि की कलित मंजुल रुचिर चारु रम्य,
चित्ताकर्षक उत्कृष्ट उत्तम सुरम्य रचना है स्त्री। सृष्टा है, जननी है, सुता है, भगिनी है, भार्या है। हर एक संबंधों की बागडोर संभालती है स्त्री। बिना सुता के सुना है बाबुल का आंगन, बिना भगिनी के अधूरा है रक्षाबंधन। बिना गृहिणी के गृह है उच्छृंखल। प्रीति प्रेम स्नेह ममता की परिचायक है स्त्री। जहाँ मुस्कान है खिलखिलाहट है, जहाँ गीत की गुंजन है श्रृंगार है, जहाँ आशा है विश्वास है, रूप है गुण है, वहाँ होती है स्त्री। बहुत खूब शिवानी जी, स्त्री नारी पर आपने लिखा है, आपने जल पर लिखा है, आपने हमारी मातृभाषा राजभाषा हिंदी पर लिखा है। एक से बढ़कर एक रचनाएं हैं, किंतु समय हमारे पास कुछ सीमित है, हम आपकी और रचनाएं नहीं सुन पाएंगे। पर भविष्य में हमें जब भी अवसर मिलेगा हम आपको अपने स्टूडियो में आमंत्रित करेंगे आपकी और भी रचनाएं सुनने के लिए। फ़िलहाल श्रोताओं, वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और इसी के साथ अनुमति दीजिए आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे माया को। नमस्कार।